देखो इसमें हम लोग किसका कर रहे हैं? अभी हम लोग कर रहे हैं जेट का। किसका कर रहे हैं हम लोग? जेट का। और जेट का क्या? हमारा पेपर वन है। क्या हमारा ये? पेपर वन। पेपर वन में कौन सा यूनिट है हमारा? तो यूनिट वन। उस यूनिट का क्या नाम है? टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या नाम है? टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड। हम लोग देख रहे हैं लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर जो होता है, इसमें दो तरीके का लर्नर को ले लिए हैं। पहला लिए हैं एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? किशोर, यानी किशोरावस्था। और दूसरा लिए हैं एडल्ट। एडल्ट का मतलब क्या होता है? प्रौढ़ावस्था। जब तुम किशोरावस्था में पढ़ोगी तो तुम्हारा क्या विशेषता है पढ़ाई करने का, क्या तरीका है पढ़ाई करने का, उसको देखेंगे। और जब तुम प्रौढ़ अवस्था में चली जाओगी तो उस प्रौढ़ अवस्था में तुम्हारा पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, सीखने का तरीका क्या होगा, क्या विशेषता होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको कौन कौन सा पैमाना में देखेंगे? कि सबसे पहले पढ़ाई में तुम कैसे करोगी, समाज में तुम कैसे रहोगी, तुम भावना में कैसे नियंत्रण रखोगी, और तुम्हारा संज्ञान का लेवल कैसा रहेगा। तो कल का जो क्लास हुआ था, कल का क्लास में हम लोग क्या किए थे? एडोलसेंट के बारे में कर लिए थे। किसके बारे में किए थे? एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? किशोर। एडोलसेंट का मतलब किशोर क्या? किशोर किशोर। तो किशोर। किशोर वाला हम लोग जो है सो कल का क्लास में किशोर वाला कर लिए थे। तो किशोर वाला क्या किया था भाई? तो किशोर वाला में जो हमारा एडोलसेंट है, किशोरावस्था, वो 11 से शुरू होता है, या कहीं कहीं दिया है 12 से शुरू होता है। तो इसका 4 स्टेज में देखे थे कि वह जब एकेडमिक में जाएगा किशोर तो कैसा तरीके से पढ़ेगा, सोच क्या होगा। जब समाज में रहेगा तब उसका सोचने सीखने का क्या प्रवृत्ति रहेगा, भावनाओं पे कैसे वो नियंत्रण रखेगा, और संज्ञान में कैसे करेगा। आज का टॉपिक है हमारा एडल्ट का लर्नर, यानी प्रौढ़ावस्था का। तो हम लोग उसको अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है। कल का देखो, ये सबसे पहले तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बता दिए थे हम लोग कि वो सभी गुण जी। होता है जो कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे तुम बात ज्यादा एज करता की है। हो जाओगी तो तुमको दिक्कत होगा समझने में। मैच्योरिटी हो गया, एक हमारा क्या होगा? इंटेलिजेंस, एक हो गया मोटिवेशन। इंटेलिजेंस। कल इसका एक नाम दिए थे ना हम लोग, क्या नाम दिए थे? जी से। एज से, AMIMS। याद आया कुछ? ए से जी सर। एज हो जाएगा। ए से क्या हो गया? एज। एज हो एम से जाएगा। होगा मैच्योरिटी। एज हो जाएगा। आई से आई इंटेलिजेंस। से मैच्योरिटी। एम से मोटिवेशन। और एस से इंटेलिजेंस। सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड। है ना? सोशल बैकग्राउंड। तो ये तो हम लोग कल सीखे थे। मोटी जी। ये क्या है, होता है? ये लर्नर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी कि अधिगमकर्ता की विशेषता है। किस पे निर्भर करती है? अब देखो, अब हम लोग सीधा हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक का मतलब है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट, यानी प्रौढ़ावस्था। जब तुम प्रौढ़ावस्था में जाओगी तब हम लोग देखेंगे कि तुमको चार ही जगह पे देखना है। क्या? एकेडमिक में तुम्हारी क्या विशेषता होगी सीखने का, समाज में तुम कैसे रहोगी, भावनाओं पे कैसे नियंत्रण रखोगी, और संज्ञान को तुम कैसे इस्तेमाल करोगी। तो आज का हमारा क्या है? एडल्ट का है कि किशोर का है, बताना। एडल्ट। एडल्ट का है। एडल्ट का आज सर। हमारा एडल्ट का है ना? और कल के दिन जो हुआ था हमारा, कल के दिन देखो, अगर यदि हम इसको हटा लेते हैं एडोलसेंट। तो देखो अब स्क्रीन पे क्या दिख एडल्ट। रहा है? एडोलसेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एडोप्शन। एडोलसेंट। और अब स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, बताना। एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट। यानी कल हम लोग एडोलसेंट पढ़े थे, और वही सेम चीज आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडल्ट पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को? एडल्ट। एडल्ट। नहीं दिक्कत है, ठीक है। सोना तुम टाइम से आ गई हो, तुम्हारी क्लास है ये। अब अच्छा, कैमरा ऑन कर लेना है तो ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठो तब ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना? समझ में भी ज्यादा हाँ अच्छा है सर। कि जो जो ट्रिक बताएंगे बीच बीच में उसको नोट करते जाना, है ना? अब देखो, अब आ गए हम लोग किस में? प्रौढ़ अधिगमकर्ताओं की विशेषता।
तो हमको चार भाग में देखना है एकेडमिक में। अच्छा, ये बार बार सोचते, पेज नंबर क्या है? ये 7 नंबर है। देखो बार बार सोचो कि ये सात। एकेडमिक क्यों ले रहे हैं, सोशल क्यों ले रहे हैं, तो ये हमारा सिलेबस में दिया है, ये हमारा सिलेबस है। ये हमारा क्या है, पेपर 1 का सिलेबस है ना। और सिलेबस में हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, यही तो करने जा रहे जी। हैं। तो ये वाला जो यूनिट वन। करने जा रहे हैं एडल्ट का, तो यहाँ चार भाग दे ही दिया है ना। पहला दिया है एकेडमिक, दूसरा सोशल, तीसरा इमोशनल, और चौथा कॉग्निटिव। इमोशनल और हाँ। हाँ, तो चूंकि यह सिलेबस में है, चलो यहाँ पे कॉग्निटिव। दिख जाएगा तुमको। चूंकि यह सिलेबस में है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर कैसा है? ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये हो गया हमारा 3 नंबर, और ये हो गया हमारा 4 नंबर। तो सिलेबस में है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सिलेबस को ही देख रहे हैं। अच्छा, तो सीधा हम लोग आएंगे कितने, पेज नंबर 7 में। अब देखो, प्रौढ़ावस्था में तुम्हारा एकेडमिक यानी शैक्षणिक विशेषता क्या रहेगी? तो प्रौढ़ अवस्था में याद रखो कि जैसे तो जब तुम्हारा एज हो जाएगा ना प्रौढ़ावस्था में, तब तुम सिर्फ काम का, जैसे मान लो तुमको सिलाई उलाई करना है, तो तुम खाली बिजनेस वाला चीज सीखोगी। जैसे कि कई लड़की लोग देखो सिलाई का, कढ़ाई का कब सीखती, स्कूल में या स्कूल खत्म होने के बाद में? स्कूल खत्म होने के बाद। के बाद में, क्योंकि वो प्रौढ़ अवस्था में आ गई ना, तो अब उसको जो डायरेक्ट लक्ष्य है वह पता चल जाता है, जो लक्ष्य है उसी को निर्देशित करके वह पढ़ाई लिखाई करना वह चालू करती है, और वह ना खुद से खुद को गाइड करती है। किस अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था में। किशोरावस्था में गाइडेंस थर्ड और नहीं हो पाता है। दूसरा है कि लर्न बेटर थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मान लो तुम खुद से, तुमको मन है तुम्हारा आइसक्रीम का या केक बनाने का बिजनेस करने का, तो तुम खुद से ही लर्निंग करोगी और ज्यादा प्रैक्टिकल करोगी, केक बनाओगे, कभी बिगड़ेगा कभी अच्छा होगा, धीरे धीरे तुम क्या करोगे, उसको अच्छे से करोगे। यानी तुम्हारा जो है सो अप्रोच कैसा होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच चला जाएगा। तीसरा वाला हमारा कह रहा है कि अनुभव आधारित अधिगम, यानी कि तुम ट्राई एंड एरर करके सीखने का कौशल को बढ़ाते जाओगे। तुमको कुछ चीज सीखना है, मशीन चलाने के लिए सीखना है, तुम 2 बार 3 बार 4 बार का एक्सपीरियंस लोगी। गलती होगा, फिर भी करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अच्छे से उसमें महारत हासिल कर लोगे। और चौथा वाला है तुम्हारा प्रौढ़ावस्था में, कि तुमको विषय से उतना मतलब नहीं रहेगा जितना कि तुमको समस्या से मतलब रहेगा। जैसे विषय तो मान लो गणित है, तो प्रौढ़ अवस्था में जाओगी तो तेरे लिए समस्या क्या है, 2 रोटी का जुगाड़ करना। तो तुम अब गणित थोड़ी पढ़ोगी, तुम जी। वही वाला कोर्स करोगे जिससे तुमको 2 रोटी मिल जाए। आ रहा है समझ में? जी जी सर। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, प्रौढ़ावस्था में ऑनलाइन में एमबीए किया है, तो एमबीए किया है, अब क्या करेगा, वह छोटा सा बिजनेस करेगा और एमबीए का सारा सिद्धांत क्या कर देगा, अपने दुकान में लागू कर देगा। जो मॉल वगैरह में देखते हो ना कि 10% का डिस्काउंट है, संडे को आइए, दीपावली में है, तो इतना परसेंट का डिस्काउंट है, वो सब प्रौढ़ावस्था का विशेषता में चला गया वो। तो ये एकेडमी के बाद दूसरा हमारे पास में क्या पॉइंट आ रहा है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक का। सोशल। ओके। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में सोशल। प्रौढ़ जो व्यक्ति है वह अनेक सामाजिक भूमिका निभाता है, यह उसका विशेषता है। कभी वह मम्मी बन गया, कभी वह भाई का भूमिका निभाया, कभी पेरेंट्स का भूमिका निभाया, कभी वो घर चलाने वाला का भूमिका निभाया, कभी गार्जियन का भूमिका निभाया। वह एक भूमिका में सिमट कर नहीं रहता है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। दूसरा है इसका विशेषता कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व और समय की कमी से अधिगम उससे प्रभावित होता है। जैसे मान लो अभी सोना लोग पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई मेरे पास कर रही है, लेकिन इसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या, अपने बच्चे को स्कूल भेजना, समय से तैयार कराना। तो बहुत सारा समय कहाँ चला जा रहा है, उसकी अपनी बहुत सारी समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में चली जा रही है, जिस कारण से सोना का अधिगम क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। पूरा समय दे पा जी। रही है, नहीं तो दे पा रही हो प्रौढ़ावस्था में। तीसरा क्या है कि हाँ। प्रौढ़ावस्था में सोशल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि यह लोग एक दूसरे को सहयोग का महत्व जान जाते चलो। कि नहीं, हमको मिलजुल कर रहना है, तभी हमारा क्या होगा, कुछ भी मुसीबत आएगा तो लोगों का साथ और सहयोग पाकर हम उस मुसीबत से आगे निकल सकते हैं। यानी वो लोग सहयोग करेंगे, नेटवर्किंग का मतलब होता है एक को दूसरे से जोड़ देना। तो इसको वो लोग वैल्यू देने लगते हैं। और प्रौढ़ अवस्था में ही वो लोग सम्मान जताते हैं अलग अलग मत का। अलग अलग मत का मतलब एक धर्म का उदाहरण देते हैं कि कोई मुस्लिम दोस्त है, बोलेगा कि आज हमारा ईद है,
तो वह क्या करेगा, उसका सम्मान जताएगा, उसको मुबारकबाद देगा। किसी हिंदू का धर्म आएगा तो वह उसको बधाई देगा, किसी पंजाबी का धर्म आएगा तो उसको बधाई देगा। तो वह सम्मान जताना वह सीख जाता है। सोशल सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। तो एकेडमिक भी देख लिए हम लोग, सोशल भी देख लिए। थोड़ा सा समय कम रखे, सोशल। स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि आधा आधा घंटा में खत्म करना है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल है सोशल वाला। सोशल वाला में क्या है कि कोई टीचर है, तो टीचर है तो वह क्या कर रहा है, वह स्कूल में जाकर पढ़ा भी रहा है, और साथ ही साथ वह क्या कर रहा है, अपने परिवार को भी देख रहा है। करे। वह अपनी जिम्मेदारियों को बांट भी तो लिया। एक जगह पर जिम्मेदारी कहाँ पे दिखा दिया, परिवार में, और दूसरा वाला जिम्मेदारी कहाँ पे निभाया, विद्यालय में। अच्छा, प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति अधिगम करेगा, तो अधिगम करेगा तो उसका जो समय है वो तो बढ़ न गया। क्यों बढ़ जी। गया? कुछ समय तो परिवार में दे दिया, कुछ समय हाँ, विद्यार्थी परिवार। कि प्रौढ़ अवस्था में समय का अभाव होता है और अधिगम करने में थोड़ी सी मुश्किलें आती है। किशोरा अवस्था में कोई जिम्मेदारी बच्चों को नहीं दी जाती है, वह सिर्फ एक ही जगह ध्यान लगाता है, एक ही उसकी जिम्मेदारी होती है, पढ़ाई ही करना। अब हम लोग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहे हैं, तो देख, वह इमोशन में देखोगे ना तो प्रौढ़ आदमी जो है सो बिल्कुल स्थिर हो जाता है और बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। मतलब छोटा बच्चा बात बात में नखरे दिखाएगा, रुस जाएगा कि जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ये सब चीजें गायब हो जाती है जब व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करता है। वह इमोशनली कैसा होता है, स्टेबल। और इमोशनली कैसा होता है, मैच्योर। लेकिन एडोलसेंट में देखोगी चूर। तो इमोशनली वह इनस्टेबल रहता है, वह उतना मैच्योर नहीं हो पाता है। नहीं रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, देखना लव मैरिज जो होता है ना, लव मैरिज का अधिकतर केस तुम देखोगी कि वह प्रौढ़ अवस्था में नहीं होगा। प्रौढ़ अवस्था में नहीं होगा तो किस अवस्था में होगा, वह किशोरावस्था में होगा, यानी एडोलसेंट में होगा। तो क्यों होता है एडोलसेंट में, क्योंकि उसका जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह स्टेबल नहीं होता है, और वह मैच्योर भी नहीं होता है। लेकिन प्रौढ़ नहीं। अवस्था में शादी ब्याह के बारे में जब भी बात आएगा ना, तो वह स्थिर रूप से और परिपक्व रूप से विचार करने के बाद में फैसला लेता है। अच्छा, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रौढ़ अवस्था में जो व्यक्ति है, जो लर्नर है, वह बाहर के पुरस्कार से उतना प्रेरित नहीं होता। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे को देते हैं ना कि वाह आज तुमको हम वेरी गुड दे दिए, तो बच्चे लोग को देखना वेरी गुड पाने की चाहत में बहुत अच्छा नोट्स बनाएगा, बहुत अच्छे से सजाएगा। वह तो जानना चाहेगा कि हमको क्या मिले, समाज में थोड़ी तारीफ मिले। लेकिन प्रौढ़ अवस्था का आदमी को हम कॉपी में लाख वेरी गुड लिख दें, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वह सिर्फ खुद की मर्जी से ही, उसको अगर दिल में जग गया कि हमको नौकरी लेना, हमको पढ़ना है, तो वह खुद से मोटिवेट होगा और खुद से ही वह प्रयास करेगा। उसको बाहरी पुरस्कार की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं। अच्छा, तीसरा है कि असफलता का भय जो है प्रौढ़ अवस्था में आता है। प्रौढ़ अवस्था में असफलता का भय क्यों आता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एक जगह पे कहाँ चली जाती है, परिवार में, और एक जगह कहाँ चली जाती है, अधिगम में। तो भाई पूरा समय अधिगम में नहीं दे पाता है, कुछ समय परिवार में चला जाता है, जिसके कारण अधिगम क्या होता है, प्रभावित होता है। जब अधिगम प्रभावित होगा तो उसका आत्मविश्वास डिग जाएगा, कह रहे हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कहीं फेल तो नहीं कर जाएंगे। और जब वह नर्वस हो जाएगा, तब नर्वस होने के कारण नकारात्मक विचार उत्पन्न होगा और उसका अधिगम क्या होगा, बाधक होगा। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हो याद रखो, हमेशा अपना विचार को यह मानकर चलो कि हम लोग इसी साल एग्जाम में जो बैठने वाले हैं इसी साल ही पास कर जाएंगे, ताकि विचार तुम्हारा क्या रहे, सकारात्मक। नकारात्मक रखोगी तो अधिगम तुम्हारा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, वह प्रभावित ही होगा। और लास्ट वाला इमोशनल में देखते हैं कि जब भी प्रौढ़ अवस्था का जो व्यक्ति है वह जब पढ़ने जा रहा है, मान लो अधिगम कर रहा है, तो अधिगम में वह क्या कहता है, सम्मान और स्वायत्ता की वह इच्छा रखता है। यानी कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि वह कोचिंग में जाए और लोग हंसने लगेगा, अरे देखो ना इतना एज का हो गया और पढ़ने आया है। उसके मन में फीलिंग होता है कि नहीं, उसके साथ भी क्या है, हाँ तो बराबर का, बराबर का ही है। इसीलिए प्रौढ़ अवस्था देखो, दो 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 वर्ग होता है, पहला है किशोर और दूसरा है प्रौढ़। तो याद रखना कि ऐसे अगर भी तुम समाज में मिलोगी, तो समाज में जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आप। क्या इस्तेमाल करते हैं, आप।
आप कैसे हैं। लेकिन किशोर और हाँ। प्रौढ़ जब एक ही कक्षा में रहे, किस कक्षा में रहे, एक ही कक्षा में रहे, तो किशोर को भी कहाँ क्या ठीक है। इस्तेमाल किया जाता है, तुम। और प्रौढ़ को भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा। तुम। ताकि प्रौढ़ में यह अंतर पैदा ना हो कि हमारा एज ज्यादा है और हम इससे बड़े हैं। किशोर को भी तुम बोलते हैं और प्रौढ़ को भी तुम बोलते हैं, ताकि उन लोगों में सम्मान बराबर रहे, स्वायत्ता बराबर रहे, और उसको फील हो कि नहीं, हम लोग सब आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। जैसे कि कोई प्रौढ़ जी। विद्यार्थी है, वह गर्व महसूस करेगा जब जब वह पढ़ाई कर रहा है और अपने विचार को रखता है, तो जो टीचर है या जो प्रशिक्षक है, वह उसके विचार को सुनने के बाद कदर करते हैं, वाह वाह आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तब उसको क्या लगता है, सम्मान और आत्मसम्मान। अब लास्ट वाला हमारा आ गया, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रौढ़ अवस्था में देखते हैं कि देखो, जब आदमी को प्रौढ़ अवस्था में जाता है ना, तो पूर्व ज्ञान उसका क्या होता है, थोड़ा सा नहीं रहेगा, वह गहरा हो जाएगा। और उसके पास अनुभव का क्या होता है, भंडार होता है। लेकिन किशोर भंडार अवस्था हो में याद जाएगा। रखना कि किशोर अवस्था में पूर्व ज्ञान उसका गहरा नहीं होगा और कोई अनुभव का भंडार वैसा नहीं होगा। दूसरा, नहीं होता। प्रौढ़ अवस्था में वो लोग क्या है कि उनका सोच आलोचनात्मक। आलोचनात्मक हो जाता है। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि हम तुम्हारे बारे में, पक्ष के बारे में सोचेंगे और हम तुम्हारा विपक्ष का और विपरीत। सोचेंगे। यानी कि हम तुम्हारी अच्छाई भी देखेंगे और हम तुम्हारी बुराई भी देखेंगे। और किशोर अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता है। प्रौढ़ अवस्था में आत्म चिंतनशील सोच हो जाता है, यानी कि हम तुमको लाख बोले ऐसे आओ वैसे आओ, लेकिन तुम खुद से सोचोगी, खुद से चिंतन करोगी और जो अच्छा लगेगा वही करोगी। तीसरा हमारा क्या गुण हो गया प्रौढ़ अवस्था का, कि वह आत्म मूल्यांकन कर लेता है, खुद की आत्मनिर्भर और। आंक लेगा, खुद को जज कर लेगा कि हमारे में कहाँ कमी है, किस किस विषय में हमें कठिनाई हो रही है। और वह आत्मनियमन का मतलब होता है कि अपनी कमी को देखते हुए एवोलुएट कर लेना कि कहाँ कहाँ हमें प्रयास करना चाहिए। और सेल्फ रेगुलेट का मतलब है खुद को निर्देशित करना, खुद को निर्देशित करना। जैसे देखो, अभी हम मान लो प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं, तो प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं तो हम जो सो आज रात में ही जल्दी सो गए और सुबह में 2:30 बजे उठ गए। तो 2:30 बजे उठ गए तो हमको याद है कि जब हम स्कूल में थे, तो हम अपनी मम्मी को बोलते थे और हम अपने किनको बोलते थे, पापा को, कि पापा कल मेरा एग्जाम है, आप हमको रात का 2:30 बजे उठा दीजिएगा। तो हम दूसरे से गाइड होते थे। लेकिन अब हम लोग जब प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं, तो हमारा, हम भले उठ गए हैं तो खुद से उठे हैं ना, तो हम स्वयं में हो गए, गाइड हो गए। अच्छा, तुमको जो क्लास का टाइम दिया 4:30, तो 4:30 बजे जो, जैसे मान लो सोना का 2 दिन लेट हुआ, लेकिन आज सोना टाइम से आ गई, तो टाइम से आ गई तो तुमको क्या लग रहा है कि उसको कोई दूसरा कोई जगह दिया है। वह खुद से ही ना खुद को रेगुलेट कर ली वो। तुम लोग खुद से ही ना खुद को गाइड कर जी। लिए कि नहीं नहीं, हमको 4:30 बजे आ, जी। ये चीज ना आ जाएगा किस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। और तुम पूर्ण किशोर, अवस्था में। किशोर बच्चा जैसे 11 12 का लड़का लोग आता है क्लास में, अगर हम उसको बोलेंगे कि आज 4:30 बजे क्लास लेंगे, तो मालूम है वो चादर तान कर सोया रहेगा, क्योंकि वो खुद को रेगुलेट नहीं कर पाता है। नहीं। तो ये कॉग्निटिव वाला भी अच्छे से हो गया हमारा। अच्छा, लर्न जी। सेलेक्टिवली ड्यू टू लिमिटेड टाइम ऑफ अटेंशन। अब प्रौढ़ अवस्था में देखो, तुमको हम फालतू का विषय पढ़ाएंगे ना, अलजेब्रा है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये है वो है, तो तुम वो सब को रिजेक्ट करोगे, तुम सेलेक्ट करोगे सिर्फ अपना काम का चीज को, कि क्या हमारा काम का चीज है। जो काम का चीज है उसी को सेलेक्ट करके पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम क्या है, लिमिटेड टाइम है। तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां और भी जगह निभानी है और भी जगह समय देना है। तो तुम्हारा जो है सो अधिगम कैसा होता है, चयनात्मक। कैसा होता है, चयनात्मक, कि जो विषय का तुमको काम है वही ही विषय तुमको पढ़ाई करना है। जी। अच्छा, यहाँ तो यानी कि अब हम लोग जो है सो चारों विशेषता देख लिए। क्या क्या विशेषता देख लिए, बता सकती हो। सबसे पहले हम लोग किस में देखें, एकेडमिक में। किस में देखें हम लोग, एकेडमिक में देखें। एकेडमिक्स उसके में। एकेडमिक के बाद में दूसरा वाला किस में देखें, सोशल में देख लिए। सोशल। सोशल सोशल का पे बाद देखिए। इमोशनल का देख लिए। और इमोशनल का बाद किसका देखें, कॉग्निटिव का देख लिए। अब देखो, पास में एक टॉपिक आ रहा है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये ऐसा क्यों लिखे हैं, तो पेज नंबर 11 याद रखना और सीधा हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सिलेबस में।
तो सिलेबस में देखो कि लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बता सकती हो? इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस लिखा डिफरेंस। है ना। तो इसीलिए जी अब जी। हम लोग थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा कर देंगे मान लो, तो बड़ा अगर करते भी है तो यहाँ पे तुमको साफ साफ दिखाई देगा कि आज का जो क्लास था, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कल हम लोग खत्म किए, और हम लोग एडोलसेंट का खत्म कर चुके थे, क्या एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव। और आज हम लोग क्या किए, एडल्ट का खत्म कर लिए। एडल्ट का क्या क्या खत्म किए हैं, एकेडमिक खत्म किए, एकेडमिक, सोशल खत्म सोशल, किए, इमोशनल और इमोशनल एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस को जल्दी से खत्म कर लेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट पूरी तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो लोग जेट का तैयारी कर रहे हो उसको पता चल जाएगा कि पूरी तरह से 2 दिन में हम लोग ये वाला टॉपिक नंबर 2 है, इसको क्या किए, खत्म कर दिए। दिख रहा है ना सिलेबस सामने में? जी। जी सर। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सीधा पेज नंबर 11 पे। एक मिनट, पेज नंबर 11। अच्छा ये ज्यादा हो गया है, रुको। ये आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस, दिखाई दे रहा सभी कोई को? देखो, जी इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे में और तुम्हारे में व्यक्तिगत अंतर है। कोई मोटू होता है, कोई पतलू होता है, देखे हो ना। कोई लंबू होता है, कोई जी छोटू होता है ना। कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। तो क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसका छोटा छोटा सा जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको हम लोग लेकर चर्चा कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, बुद्धि से ना हो गया। इंटेलिजेंस जो जी जानती हो ना, बोलती हुआ इंटेलिजेंस है, यानी कि वह इंटेलेक्चुअल डिफरेंस में आ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस में याद रखो कि कुछ बच्चा जो है सो साइंस का, गणित का आसानी से समझ जाएगा, और कुछ को क्या होता है, कठिनाई होती है। तो यह एक अंतर नहीं है। वह अंतर किस में जाता है, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस में जाता है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। तो पहला वाला आई लिख दे लेना। आई का मतलब इंटेलेक्चुअल। दूसरा है इमोशनल। इमोशनल का मतलब है कुछ छात्र जो है सो इमोशन पे कंट्रोल रखेगा, कुछ नहीं कंट्रोल कर पाता है। कुछ स्टूडेंट परीक्षा के पहले नर्वस हो जाएगा, हाथ में पसीना आएगा। कुछ स्टूडेंट परीक्षा के दिन भी क्या रहता है, एकदम शांत रहता है। तो आई के बाद क्या लगा दोगे, ई लगा दो, यानी कि ई। इंटेलेक्चुअल और इमोशनल हो गया। तीसरा जी सोशल। तो सोशल का मतलब कुछ स्टूडेंट का देखना बहुत अच्छा दोस्ती यारी रहेगा, कुछ भी मुसीबत आएगा, अस्पताल जाना, 50 दोस्त आ जाएगा। कुछ दोस्त, कुछ लड़का ऐसा होता है जो पड़ोसी से भी मुंह फुलाए रखता है, बात ही नहीं कर पाता, अकेले अकेले रखता है, गुमसुम रहता है। तो यह डिफरेंस किस में आएगा, सोशल डिफरेंस में आएगा। तो पहला याद रखना हमारा इंटेलेक्चुअल, दूसरा इमोशनल और तीसरा सोशल। अच्छा, अगला वाला आप कल्चरल। तो कल्चरल डिफरेंस होता है ना, मान लो तुम अपना भाषा में हो में बात करोगे, मनीषा हो में कुछ भी बोल रही है, हमको समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। और हमारा भाषा अगर हम अपनी मदर टंग यूज करेंगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा। तो कल्चरल डिफरेंस का मतलब होता है कि जो घर में हमारा कल्चर है, जो हमारी भाषा है, वह तुम्हारे घर के कल्चर से थोड़ा अलग है। कई बार भाषा एक रहने के बावजूद भी कल्चर में डिफरेंस आ जाता है। किसी के यहाँ शराब एकदम वर्जित है तो किसी के यहाँ शराब चलता है। किसी के यहाँ मांस मछली एकदम वर्जित है तो किसी के यहाँ मांस मछली चलता है। वो कल्चर वाला डिफरेंस आ गया। होली है, दशहरा है, सब क्या है, कल्चर डिफरेंस है। और लास्ट में हम लोग क्या रख रहे हैं, फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस का मतलब है, फिजिकल देखो, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है ना। कोई का रंग गोरा है, जी किसी का रंग काला है, किसी का रंग सांवला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। वो सारा चीज किसमें आ रहा है, फिजिकल डिफरेंस में आ रहा है। तो जल्दी से फिजिकल। मनीषा नोट की है तो जरा फटाफट बता दो कितना तरीके का डिफरेंस हम लोग पढ़ाए हैं। पांच। 5 तरीका का पढ़ाए हैं। पांच। तो 5 तरीका का पढ़ाए हैं, तो पहला नंबर में क्या आ रहा था बताना। कुछ इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल नहीं नोट किए तुम लोग? इंटेलेक्चुअल ठीक है, दूसरा है सर। दूसरा वाला डिफरेंस क्या है इंटेलेक्चुअल बताओ। इमोशनल। हाँ, इंटेलेक्चुअल के बाद हमें हमारा हो गया इमोशनल। तीसरा वाला डिफरेंस क्या है? इमोशन उसके बाद हुआ सोशल। अच्छा, फिर सोशल। जो कल्चर सोशल के उसके बाद, बाद कल्चर। सोशल कल्चर। के बाद कल्चर, हाँ ठीक है। और उसके बाद फिजिकल। उसके बाद फिजिकल। जी फिजिकल फिजिकल ना। हाँ तो ठीक है, ये जी। हमारा क्या बन गया इसका, आई ई एस ई, ए,
सी पी। पी तो आई का मतलब क्या होगा तुम्हारा? इंटेलेक्चुअल। आई का मतलब हमारा क्या होगा? आई का मतलब इंटेलेक्चुअल, ई का मतलब इमोशनल, एस का मतलब इमोशनल सोशल, सी का मतलब कल्चरल, और पी का मतलब कल्चर फिजिकल। फिजिकल। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे सभी कोई को? नहीं sir। जी अच्छा, अब देखो कि अलग अलग डिफरेंस हम लोग पढ़ लिए, तो इसका टीचिंग लाइन में क्या विशेषता होता है भाई? तो टीचिंग लाइन में विशेषता है कि टीचर को तो मालूम है ना कि अलग अलग यहाँ अंतर है, डिफरेंस है। तो जब अलग अलग डिफरेंस है तब टीचर को क्या करना चाहिए? उसी डिफरेंस के आधार पर ही ना अपना टीचिंग करेगा वह। तो टीचर को जहां जहां जी जैसा डिफरेंस है वहां वहां वैसा टीचिंग मेथड लगाना चाहिए। कोई कोई मान लो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस है, किसी को कम समझ में आ रहा तो टीचर को ज्यादा मेथड अपनाना चाहिए समझने के लिए। दूसरा क्या है हमारा? स्वगति और समावेशी अधिगम। तो समावेशी तो पढ़ा दिए हैं कि जैसा देश वैसा जी भेष, जैसा बच्चा रहेगा वैसा वैसा टीचर बेस खुद को ढाल कर कर पढ़ाएगा। तीसरा कि बहुत सारा तुम प्रोजेक्टर यूज करो, ऑडियो वीडियो यूज करो, पीपीटी यूज करो, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर को कैसा सपोर्ट देना चाहिए? इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। और टीचर को इमोशनल लगातार मोटिवेट सपोर्ट। करना चाहिए। जैसे हम जितना बार पढ़ाते हैं क्या बोलते हैं? तुम लोग क्या करो, पास करो, पास करने का लक्ष्य से ही सही पढ़ो। तो ये सारा हमारा टीचिंग लाइन में ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारा समरी है, तो समरी पे अभी चर्चा नहीं करेंगे उतना, क्योंकि ये, अच्छा वीडियो अभी हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो यूट्यूब में जा रहा है, तुम लोग नोट्स बनाते रहना है ना। फिर बाद में प्राइवेट कर देंगे, अभी जब तक चल रहा है तब तक करते जाओ, यूट्यूब से देखते जाओ। तो देखो ये सारा हो गया हमारा, एकेडमिक भी हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो सोशल गया, भी हो गया। इमोशनल भी इंपॉर्टेंट सर। आई लर्निंग टाइप तो सर नहीं पता है। लर्निंग टाइप में देखो, अब बच्चा जो होता है वह टीचर ना गाइड करेगा, बताए हैं। जी हम 4:30 बजे क्लास ले रहे हैं तो तुम खुद से गाइड होकर के क्लास ले ली हो, लेकिन 11वीं का लड़का जो पढ़ने आता है उसको 4:30 बजे लेंगे तो वह नहीं आएगा, वह सोया रहेगा। तो एडोलसेंट वाला जो है होता जी है ना, उसको गाइड करना पड़ता है, और जो एडल्ट होता है उसको गाइड नहीं करना पड़ता है, वह खुद का अनुभव खुद से करेगा हो सर। जाता है वह। हम्म। तो ये जो सारा बताए थे वो सारा हम लोग एक शॉर्ट में यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर ले रहे हैं हल्का सा। टाइम जी हो रहा है क्या? 5 बजने वाला है, 2-3 मिनट में खत्म करेंगे, है ना? अच्छा, खत्म तो अच्छा, चलो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग रात में कर लेंगे, मौका मिलेगा तो रात में करेंगे इसका क्वेश्चन। एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। किशोरावस्था क्या है बता सकती हो? किशोरावस्था वह काल है जो क्या होगा इसमें, जिसमें शारीरिक तीव्र इमोशनल शारीरिक और और भावनात्मक परिवर्तन भावनात्मक परिवर्तन। से चिन्हित होती है। यही हमारा क्या किशोरावस्था है। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, द टर्म एंड्रागोजी इज एसोसिएटेड विथ लर्निंग ऑफ, यानी एंड्रागोजी जो है सो किससे किससे ये है संबंधित है? तो एंड्रा से किससे जा रहा है? एडल्ट से। किससे जा रहा है? एडल्ट। जब हम लोग एडल्ट प्रौढ़ावस्था को जब पढ़ाते हैं ना, तो जैसे पेडागोजी जो होता है ना, पेडागोजी की जगह क्या हो गया यहाँ? एंड्रागोजी। यानी तुम प्रौढ़ वाले को कैसे पढ़ाओगी उसका मेथड कहलाएगा एंड्रागोजी कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट का टाइम हो रहा है ना। ठीक है सर। तुम लोग जो है सो इसी तरह से खुद से ही टाइम से आना और टाइम से क्लास को अटेंड करना। अभी जी सर। सीडीपी का है शायद क्या? जी सर। ठीक है, ठीक, बाय।